अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। एक तरफ तो नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ रहे हैं और उनका शेड्यूल भी सामने आ चुका है। हत्तुल इम्कान यही है कि वो पहले सऊदी अरेबिया, उसके बाद दुबई और बीच में कतर और चीन जाने का भी उनका फ़ैसला हो सकता है। बहरहाल वो मुल्क में आएंगे 21 अक्टूबर को, वो शाम 7 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर, और अगर उन्हें ज़मानत मिल गई तो वो फिर सीधा मीनार पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं। और राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि उनके हिफाजती ज़मानत, यानी वो पाकिस्तान आने से पहले ज़मानत उनकी ली जा सकती है। 19 अक्टूबर को शायद उनकी ज़मानत जो है वो फ़ाइल की जाएगी और उसके बाद हालात को मद्देनज़र रखते हुए हत्तुल इम्कान जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जिस तरह इस्तकबाल होना चाहिए, जो जोशो जज्बा होना चाहिए, वो जोशो जज्बा देखने को नहीं मिल रहा। फिर तहरीक इंसाफ को धचके मिल रहे हैं। उस्मान डार छोड़कर गए मुतअद्दिद रहनुमा, उन्होंने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है, जिसमें साबिक MPs वगैरह भी शामिल हैं। मगर इस सब में मौलाना फजल रहमान का बयान बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक हरीफ जो है या जो मेरा मुखालिफ है उसके हाथ बंधे हुए हों या वो जेल में हो और मैं यहाँ पर बैठ कर उसके ख़िलाफ़ तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। खुरम रोखड़ी साहब, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा और खुरम शहजाद विरक साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से। खुरम रोखड़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि ओवरऑल के नवाज शरीफ साहब आएंगे, ज़मानत वगैरह मिल जाएगी? जो हालात हैं, हवाएं बता रही हैं आपको, सिग्नल्स। मेरे से पूछा आपने जी, खुरम रोखड़ी साहब। आना, देखें, एक पहली चीज ये है कि राइट है वापस आना। दूसरा ये कि उनका केस कोर्ट के अंदर जो है जमानत भी मिल जाएगी और मिलने में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उस चीज का। उन्होंने वापस आके अपने कोर्ट को भी फेस करना है, केस को भी फेस करना है। और इतना सीनियर लीडरशिप जब बंदा चला जाए तो उसको इन चीजों का उसकी टीम ख्याल रखने वाली होती है। तो मेरे ख्याल में वो अपने तमाम उन चीजों को हल करके आएंगे कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद की जाए। ठीक, आप समझ रहे हैं कि वो सारे काम हल करके आएंगे। टाइम बड़ा कम रह गया है और मैं ये पूछ रहा हूं कि मौजूदा सेटअप में कहीं गुंजाइश निकल सकती है या फिर इमरान खान के साथ वाली कहीं बैरक में ना चले जाएं? वो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम तो इस चीज के कायल हैं कि एहतसाब होना चाहिए और वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जरूरत है। अब ये स्पेसिफिक मसले में आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन आई थिंक कि इतना इस बड़े लेवल के ऊपर लोगों को अपनी चीजों को वो हल कर रहे होते हैं। उनकी टीम्स भी मौजूद हैं, मशवरा देने वाले भी लोग मौजूद हैं, कानूनदान भी होंगे, तो इन चीजों को तो डेफिनेटली हल करेंगे। रोकड़ी साहब, इस चीज में इत्तेफाक नहीं करता। ये जो बड़ा लेवल है ना, ये सबसे ज्यादा बेचारा ना रुसवा होता है। ये छोटे लेवल वाले होते हैं ना, जो वो बचा जाते हैं, उनको जमानतें मिल जाती। बड़े लेवल वाले 1980 से लेकर आज तक जो है वो मरते ही आ रहे हैं, 70 से। मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो एक आम लेवल से इस बड़े लेवल तक को जानता हूँ ना। इस मुल्क के अंदर ऐश जिंदगी है ही बड़े लेवल की। अच्छा, अगर आप कहें ना कि आम आदमी को और उसमें मिल जाता है, आम आदमी तो रुल जाता है। आम आदमी बेचारे की तो हैसियत एक पटवारी से अपना वो जो घर का फर्द जायदाद है उसके लिए भी उसको सिफारिश की जरूरत है या पैसे देने की जरूरत है। ये मुल्क है ही बड़े लोगों का। ये मुल्क के अंदर आज तक जो रुझान है, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, ये कुछ लोगों का है, कुछ खानदानों का है। अब इस बहस पे अगर हम जाएंगे तो मेरे पास तो 1000 लॉजिक्स होंगे कि ये है ही उन्हीं के पास, आज तक कंट्रोल उनके पास है। ठीक, तो आम आदमी क्या है। मैं कर गया इत्तेफाक आपसे। देखें ताहिरा साहबा, ये तो मुल्क है ही बड़े खानदानों का। 2 ही खानदान है, या नवाज है या जरदारी है, उन्हीं का मुल्क है। वो 8 हफ्ते की जमानत लेकर 4 साल के बाद मुल्क में वापस आते हैं और धूम धड़के के साथ, जिस तरह दूल्हा शादी करके दुल्हन को लेकर आता है, उस तरह इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। वो तो बकौल तहरीक इंसाफ के भगोड़े हैं, कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं। उनको आकर नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ वाली बैरक में रखना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, शफाफ इंसाफ हो। ताहिरा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ उस शख्स का नाम है जिसने हमेशा अदारों का भी सामना किया, अदालतों का भी सामना किया, कानून का भी सामना किया, जेल का भी सामना किया और पाकिस्तान के अवाम का भी सामना किया। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आए, जबकि उन्हें पता था कि मैंने सीधा जेल जाना है। वो नहीं घबराने वाले, बड़े हौसलामंद लीडर हैं, मुहब्बे वतन लीडर हैं और पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है।
सबसे पहली बात तो ये है कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपके पास शायद कुछ जिन्नात का इल्म हो कि इमरान खान के साथ वाली बैरक में जाएंगे या बाहर रहेंगे। मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ और सियासत के बारे में बात जानती हूँ। जी जी नहीं, आपने मुझे क्या समझे? सही बात है, हमारे पास मौक़िलात नहीं है। ये मेरा ख्याल है आपके पास गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैं तो बड़ी सादी सी औरत हूँ। मैंने थोड़ी कहा नहीं, गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी का इस मुल्क में कुछ नहीं है। वो रोकड़ी सा बता गए हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। करना तो आप लोगों ने 4 साल के बाद आएंगे, आके मीनारे पाकिस्तान में नेल्सन मंडेला की तरह तकरीर करने का सोच रहे हैं। हालांकि मुजरिम होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, जहां से गए थे वहीं वापस आना चाहिए। नहीं, मेरी एक बात सुने, बकौल तहरीक इंसाफ मेरी एक बात सुने। आपने मुझे एक सवाल किया, उसका भी जवाब मैंने पूरा नहीं किया, तो आपने बीच में फिर लुकमा दिया। आपने मुझे कह दिया ना, आप ही ने सवाल के बाद जवाब देना है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आप सवाल भी कर लें और जवाब भी खुद दे दें। आपको ही बोलने के लिए बुलाया मैडम, मैं सुन रहा हूँ। हौसला मंदी से नहीं, आपको हौसला मंदी से फिर मेरा जवाब सुनना चाहिए और फिर अगला सवाल देना। सुनाइए। ना तो वो नेल्सन मंडेला हम समझते हैं, हमने उन्हें हमेशा ये समझा है कि वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नक्शेसानी है। जिस तरह से कायद आज़म ने मार्ज़ वजूद में जब पाकिस्तान आया तो यादगार पाकिस्तान में जलसा किया 23 मार्च को, हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का निजात दहिंदा है और पाकिस्तान के अवाम को जितनी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो लोड शेडिंग है, अमन फिर ख़राब है, दहशत गर्दी का फिर से पाकिस्तान को सामना है, ये तमाम मसाइल बड़े गंभीर मसाइल हैं और इन मसाइल से निकालने वाला नवाज शरीफ है। ये तो वो बात है जो हमें पहले 3 अदवार में नज़र आई। 3 मरतबा का वज़ीर आज़म जब भी नवाज शरीफ बने, उन्होंने इस मुल्क को तरक्की, माशी खुशहाली दी, बेरोज़गारी का खात्मा किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने में उनका एक भरपूर किरदार था। हम ये समझते हैं CPEC को लाने वाले भी नवाज शरीफ साहब थे, जिससे मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आई, अवाम ने सुख का सांस लिया। और फिर सबसे पहले बड़ी बात है 2017 की, आप एक लिस्ट देख लें रोज़मर्रा की अशिया की, आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, पेट्रोल, गैस के निर्ख, बिजली के निर्ख, और आज का आप मुकाबला कर लें। और दूसरी बात ये, उन्हें नेल्सन मंडेला बनने की क्या ज़रूरत है? वो हमारे हिसाब में, हमारी नज़र में उनसे भी बड़े कायद और लीडर हैं। हमें उनकी किसी और की मिसाल लेने की और बनने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ है, ना वो नेल्सन मंडेला है, ना किसी और से हम उन्हें कंपेयर करते हैं। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए जो कुछ 180 डिग्री ऑपोजिट टू नवाज शरीफ, जिन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत के अंधेरे हमें 16 माह के अंदर लाद दिए। नहीं, आपने शहबाज शरीफ की बात अब की है। शहबाज शरीफ साहब ने 3 मरतबा वो पंजाब के वज़ीर आला रहे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अगर इन 16 माह में शहबाज शरीफ ने हुकूमत ना ली होती तो पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में था, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। और उन्होंने ये कहा कि रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने वाली पार्टी है और एक माँ कभी नहीं देखती कि उसका बच्चा बिलख रहा हो, जख्मी हो, बुरी हालत में हो और वो इस तरह से लवारस पड़ा हो, जिस तरह से हजर PTI करके गई पाकिस्तान का। और अगर शहबाज शरीफ साहब ना आते तो आज जो आप महंगाई देख रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा होती। पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, चीज़ें हों, या IMF को दोबारा पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम लाने वाले भी शहबाज शरीफ साहब थे। और उन्होंने जिस तरह 13 जमातों को, सियासी जमातों को, आम जमातें नहीं, 13 सियासी जमातों को इकट्ठे साथ लेकर ऑन बोर्ड चले, 16 माह कामयाब हुकूमत की। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने, जो वजीर खारजा थे, इमरान खान इस मुल्क को सफारती तौर पे तनहा कर गया था। वो एक मुल्क में गए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। 13 जमातों ने मिलकर काम किया और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये मुल्क दोबारा आगे बढ़ लूं मैं प्रोग्राम को पाकिस्तान में राइज कर सका। जबरदस्त मैडम। नहीं जी, खुर्रम शहजाद विरक साहब, हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं है, हल सिर्फ अब नवाज शरीफ है। घबराने वाले वो है नहीं, कायद आज़म के नक्शे सानी है। नवाज शरीफ का लेवल तो नेल्सन मंडेला से भी ऊपर है। नवाज शरीफ इस मुल्क का वाहिद निजात दहिंदा है। आप लोग वजूद को खतरे में डालकर चले गए थे, तो इस तरह करें, आप भी तहरीक इंसाफ को छोड़ें, नवाज शरीफ को ज्वाइन करें, बेहतरी लाएं मुल्क के अंदर। खुर्रम शहजाद विरक साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। लोग तो वैसे आपके जा ही रहे हैं, तो आप भी आ जाएं यार, क्या कर रहे हैं?
जो आपने अभी सबसे पहले बात की थी कि वो नवाज शरीफ जो है वो मफरूर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मफरूर नहीं है, वो मुजरिम है। मैंने कहा था बकौल आपका थोड़ी मफरूर है, मुलजिम है। नहीं, हमारे बकौल कुछ लोग तो आपके भी मफरूर हो चुके हुए हैं। मुलजिम नहीं है जी जी, वो मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है और पाकिस्तान का मुजरिम है। रियासत पाकिस्तान की आला अदालतों ने उसको सजा दी हुई है, वो सजा याफ्ता है। और इमरान खान कौन सा तमगे इम्तियाज लेके डयाला जेल में बैठा हुआ है? बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, दुरुस्त है। ये अवाम देख रही है, ये अवाम फैसला करेंगी। जो मेरी बहन ने अभी एक लंबी बात की नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, और आप अभी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे यकीनन कि नवाज शरीफ की जो फ्लेक्सेस हैं उनका इस्तेमाल अवाम किस तरह से कर रहे हैं, उनको जूतों के हार पहना रहे हैं, यार ये ना ऊपर फेंक रहे हैं। इंसान की एक इज्जत होती है ना, ये लफ्ज ना बोले। नवाज वो मैडम का इस्तेमाल हुआ, आप सब ने देखा, आप सब ने ये जूतों वाला लफ्ज वापस ले लें यार, ये नहीं अच्छा नहीं है, ये पार्लियामानी अल्फाज। मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, मैं आपको सेंड करता हूँ। नहीं, ये तो पीटीआई का कल्चर है, इन्हें बोलने दें। ये आदि है इन अल्फाज के, ये कल्चर है इनका। इन्हें सियासत में अखलाकियात का नहीं पता, इनका कल्चर यही है, बोलने दें इन्हें। वकास भाई, चलें जी बोलें, अभी इजाजत आपको। मैंने बात नहीं की, मैंने इनकी बोले खुल के बोले, गालियां ना देना बस प्लीज, कैमरा का नोटिस ना कर सकता था। लेकिन मेरी बहन को चाहिए कि आप मेरी बात आराम से सुने। वकास भाई देखें, ये जो भी हुआ मुल्क के साथ, जो नवाज शरीफ 3 दफा पीएम रह चुका है और ये शहबाज शरीफ रह चुका है, ये 16 माह में इन्होंने क्या बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क पाकिस्तान का। अच्छा। कौन सी तरक्की की इन्होंने बात की, कौन सी तरक्की इन्होंने की जो अवाम आज बिलबिला रहे हैं। अवाम बेचारे जब्बू हाली पता नहीं किस चीज का शिकार तो इसके बावजूद भी एमपी इंसार भट्टी, एमपी अंसर हसन इंसार भट्टी, एमपी निगत इंतजार भट्टी, ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बोले ना फिर कौन शमूलियत इख्तियार करवा रहा है? सारे अगर वो इतने ही गलत है तो उनके अंदर उनकी पार्टी बढ़ती जा रही है और आपकी मेहनत होती जा रही है। आप रह गए, 1-2 और बंदा रह गए बस। कल्ला यार मिर्जा, सबको पता है आपका भाई साफी भाई इमरान रियाज किधर गया, किधर से आया, उसके साथ क्या हुआ, बाकी सियासतदानों के साथ क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। मेरी बहन भी जानती है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, सब जानते हैं। जो नाज़रीन अभी हाजिर सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, सबको मालूम है। अब अर्ज ये है कि अल्टीमेटली ये फैसला करना है अवाम ने। मैंने यकीनन अपने लीडर की सपोर्ट करनी है, अपनी जमात की सपोर्ट करनी है और डंके की चोट के ऊपर मैंने करनी है। और जो रियलिटी है, हकीकत है, अल्लाह को भी हाजिर नाज़र जानते हुए मैंने सच्चाई की बात करनी है, बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपनी जाती सियासत की बात करूं। सर ठीक है, ये अपनी बात करेंगे, लेकिन इसका फैसला कौन करेंगे? फैसला इसका इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम करेंगे। फैसले का एक दिन तयन है और वो इलेक्शन। क्या फैसला होगा? फिर मैं रोखड़ी साहब की तरफ जाऊंगा, फैसला क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, कामरान होंगे इंशाअल्लाह। ये 2050 से पहले हो जाएंगे? हैं जी खुरम साहब, चले रोखड़ी साहब आप बताइएगा सर, आपको क्या लगता है? ये बातें तो आप सुन ही रहे हैं, तजिया बेसिकली आपकी पार्टी कहां पर खड़ी है, पहले ये बता दें। सर देखें, हमारी पार्टी जो है ना, वो आपको भी पता है, बाकियों को भी पता है कि कहां पे खड़ी है। 9 मई के बाद जी सर, उसका एक वजूद में आना, वो एक यानी आपके सामने है सारी चीजें। तजवीज़ आप इसके ऊपर क्या करें? यानी आपको भी अब जो प्रेजेंट पोजीशन है मुआशी, या जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या जिस स्टेज के ऊपर हम खड़े हैं, क्या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान या पढ़े लिखे बच्चे या जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं या जो शऊर रखते हैं, क्या वो ये बातें सुनना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं? ठीक सर। क्या वो ये थ्रेट, क्या एक दूसरे को मिलाइन करना, एक दूसरे पे इल्जाम फेंकना, क्या वो इन चीजों से इंस्पायर हो रहे हैं या उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं? जी सर। यानी हमने क्या दिया है मुल्क को, हम ये बात करें। मेरे लिए ज्यादा सीरियस नोट ये है कि हम अभी तक शायद मैच्योरिटी के उस लेवल पे ही नहीं पहुंचे और हमने अपने इन एटीट्यूड के साथ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का भी जो ग्रेड है वो डाउन कर दिया है और जो उनके अंदर सेंसिबल लोग हैं वो मायूस हैं। और इसमें सबसे ज्यादा किरदार धरनों से शुरू हुआ था। मैं देखें, किरदार धरनों का किरदार बनता है इसके अंदर। फिर ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना, जलसे जुलूसों वाला, या इवन जैसे रिसेप्शन हो रहा है फलानी जगह पे होगा, इस्तकबाल होगा, और इन चीजों ने एक तफरीह फराम की
जी सर। जैसे पहले मेले लगा करते थे या वॉट एवर, मैं उसमें नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन एक नया कल्चर डेवलप हुआ जिसके अंदर स्टेज के ऊपर खड़े होके आपने सिर्फ इल्जामात फेंकने हैं, दूसरे को बुरा भला कहना है, उसका मजाक उड़ाना है, उसका तमस्खुर करना है। तो जब इस लेवल पे, बड़े लेवल पे ये चीजें हो जाए, इसका मतलब है इस्तेहकाम पार्टी तो जलसे करेगी नहीं फिर अपनी कैंपेन में? नहीं, जलसे देखें, जलसा मुझे बताएं, इलेक्शन कैंपेन इज समथिंग एल्स, जलसा इज समथिंग एल्स। जलसा हमने जलसे ये जो करते हैं या ये जो लॉन्ग मार्चेस हैं, ये चीजें हैं, इससे किसको फतह करना है? किसको फतवाते हिंद हैं, सिंध हैं, क्या करना क्या है? करना क्या है? ये बड़ा सवाल। अभी कभी आप किसी दिन प्रोग्राम कर लें सर, अपनी ताकत दिखानी है ताकतवर हलकों को कि देखो हमारे साथ अवाम है, वो नवाज शरीफ ने भी दिखानी है। चाहे वो मोटरसाइकिल देकर, बिरयानी देकर, उम्रे की टिकटें देकर लाया जाए, वो अलग कहानी है, लेकिन ताकत तो दिखानी है ना। और यहीं पे मार खाते हैं, यानी ताकत यहीं पे मार खाते हैं, यानी लोगों को इस्तेमाल लोग हो जाते हैं, उनको ला के ताकत दिखाई, काम करना असल चीज है कि आपने डिलीवर करना है। ये ट्रेंड जो है इसको भी खत्म होना चाहिए जल्द से जल्द वाला। और आप किसको ताकत दिखा रहे हैं? यानी मैंने किसी भी सीट के ऊपर अपने किरदार के साथ, अपनी अहलियत के साथ, अपने काम के साथ मैंने अपने आप को बुलंद करना है कि मैंने ये ताकतें दिखाते रहना है सारी ऊपर। शायद उनको ताकत दिखानी है जो हर 2-3 साल के बाद वजीर आजम को अपनी ताकत दिखा के कहते हैं घर जाओ। नहीं, मैं एक और बात बताऊं आपको, अनफॉर्चुनेटली हम जब आते हैं ना सिस्टम के अंदर, जब हम गवर्नमेंट में आते हैं, तो हम भी कोई रिफॉर्म्स की तरफ या जो काम करना चाहिए हम उस पर नहीं जाते। जी सर। हम हर छोटे महकमे से लेके बड़े महकमे तक तमाम को अपनी बादशाहत के अंडर करना चाहते हैं। आप देखें ना, एक यूनिट है वजीर आला, वजीर आला के नीचे उसके एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 MPs है, और अगर 2 MPs उनमें से वो हैं जो गवर्नमेंट के हैं, आप क्या जुर्रत है एक्सपीएन उनकी मर्जी से बगैर पोस्टेड हो, डिप्टी कमिश्नर से लेके DPO से लेके, हमारी ये आदत बन गई है कि हम इदारों को महकूम रख के पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अपने दरवाजे के ऊपर, हमें खुशी होती है कि हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। ठीक सर। हमने डेवलप होने का वो कॉन्सेप्ट लिया ही नहीं है, हमने लोकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको पनपने ही नहीं दिया। तो ये इश्यूज हैं हमारे, हमने क्या ताकतें दिखानी है? क्या ताकतें दिखानी? हम तो ये देखें कि हमने दिया क्या। पाकिस्तान दुनिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कहाँ चली गई और हम कहाँ खड़े हुए, हमें तो ये देखना है। हम तो जलसों पे, कंटेनरों पे खड़े होकर गालियां देने पर। जी सर, मैं ऐड करूंगा एक और, यकीन जानिए, ये जो अभी 2 करोड़ आपका वोटर बढ़ा है जी, या जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं या जिनकी अवेयरनेस का लेवल बड़ा हो गया है, वो सारों से आजिज आ चुके हैं। और वो तहरीक इंसाफ के साथ है, पता आपको? नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ हम थे ना, हमने स्टार्ट की तहरीक इंसाफ। ठीक। बाकी लोग भाई तो बाद में आए, तहरीक इंसाफ को बनाने में हमारा किरदार है। चल, और हमने उसको देखे, हमने उसको इसलिए किया था कि हम जब आएंगे तो हम वो तमाम काम जो बाकियों ने नहीं किए, हम आकर वो करेंगे। ठीक। मैं अब लेकिन जब अब पावर के अंदर आए तो जो बाकी सोच भी नहीं सकते थे काम कमजोर या गलत, हमने तबाही वाले पार्टी ने वो भी किए। तो ये अमल से साबित होता है ना। तो अच्छा, एक ये जो पब्लिक है इसके अंदर वैसे भी एक चिड़ है, जो पुरानी पार्टीज हैं या जो मौरूसी सियासत में नस्ल दर नस्ल आ रही हैं, पीपल अदरवाइज आर फेड अप। इससे भी ये 2 बड़े अच्छे पॉइंट आपने उठा दिए सर, 3 पॉइंट उठा दिए। इसी पर डिस्कशन करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने इसी बमबारी के हवाले से भी बात करनी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्क के अंदर हलचल है, अफरा तफरी सी है, क्योंकि इंतखाबात पता भी नहीं है अभी किसी को कि इंतखाबात होने हैं कि नहीं। इलेक्शन कमीशन तो काफ़ी देर पहले ही कह चुकी है, जनवरी के एंड तक एक मुबहम सी तारीख उन्होंने दी, एग्जैक्ट डेट तो नहीं दी। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज कह रही थी कि इंतखाबात होने चाहिए, मौलाना फौज रहमान और दीगर को हमारे साथ लब्बैक कहना चाहिए। मगर रुखड़ी साहब जाते जाते जो बड़ी अहम बातें करेंगे कि वापस आकर जलसे जुलूस करके अवाम को इकट्ठा करना, इससे आगे किसको फतह करना है, किसको ताकत दिखानी है, बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरा, इनहेरिटेड पॉलिटिक्स से लोग बड़े उकता चुके हैं, नई नस्ल। बहरहाल मैं रुखड़ी साहब से भी पूछूंगा, उनके जो चेयरमैन हैं, ये पार्टी के सदर हैं, उनकी आगे औलादें जो हैं इस्तेहकाम पार्टी का मुस्तकबिल संभालें या नहीं संभालें, उससे उनसे पूछता हूं। लेकिन ताहिरा साहबा, आपसे ये सवाल है, ये 2 पॉइंट तो बड़े पर्टिनेंट है ना।
आकर अगर इतना बड़ा भी जलसा कर लिया, पूरे लाहौर को भी फतह कर लिया, तो किसको दिखाना है? ये कौन सा कोई गजवा हिंद आके नवाज शरीफ ने लड़ लेनी है? आए चुप करके कानून का मुकाबला करें, इलेक्शन के अंदर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, हुकूमत में आए, काम करें, मुल्क को दोबारा उसी डगर पर लेकर जाएं जो आप हमें सारे गीत गिनवाते हैं 2017 के, 1999 के, सारे उसी पर लेकर जाएं, बात खत्म। जो बातें मैंने की हैं तारीख का जो हिस्सा है, उन्हें ना आप झुटला सकते हैं ना कोई और झुटला सकता है। मेरी हिम्मत, जो बातें हमने इस जो बातें हमने 3.5 साल की गवर्नमेंट में सुनी, मैं उसी असेंबली के अंदर मौजूद थी जब कहा गया हम इसे रियासत मदीना बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपने घर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और असेंबली में साइकिल पे आया करूंगा। तमाम अखराजात खत्म कर दिए जाएंगे। 3.5 साल में कौन सा वादा पूरा हुआ, कौन सा वादा वफा हुआ? वो तो रियासत मदीना का नक्शा बताते थे जिससे उनकी कोई मुनासबत नहीं थी। हमने ऐसे दावे कभी नहीं किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऐसे दावे कभी नहीं किए कि जो हम कर ना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कब कहा कि मैं कानून का सामना नहीं करूंगा, मैं अदालतों का सामना नहीं करूंगा। वो जब यहाँ से गए तब भी उन्होंने कहा मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। और अल्लाह ताला के ऊपर जब इंसान एक तवक्कल करता है तो वही रास्ते बनाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। हमने लोगों के दिलों को फतह करना है। हमने कोई इंडिया का नहीं है लाहौर, या दिल्ली नहीं जा रहे हम, या बॉम्बे नहीं जा रहे, या किसी लखनऊ नहीं जा रहे। पाकिस्तान एयरपोर्ट है लाहौर, और वहीं से मीनार पाकिस्तान हम आएंगे जहां हमने ये जलसे का इन्नेकाद किया है। लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं अपने कायद को देख के। तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते तंग हो जाएंगे, लोगों को तकलीफ होंगी, रास्ते बंद होंगे और पैसेंजर भी फ्लाइट्स पे आते हैं तो लोगों को तंगी ना हो। ये सोच के हमने सोचा कि हमें मीनार पाकिस्तान पे ये जलसा करना चाहिए ताकि जो लोग भी अपने कायद का नया बयानिया और उनकी तकरीर और उनके ख्यालात और पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जो उनका बयान है सुनना चाहते हैं, तो वो हम मीनार पाकिस्तान में सुकून से बैठ के तसल्ली से उनकी बात सुने। वो बजरिया हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से तो ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का नया बयानिया तो हम लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, और वो जो रिपोर्टर जब वो नीचे सीढ़ियों से उतरते थे, तशरीफ लाते थे, तो उससे भी सुन लेते थे। तो यहाँ पर आकर इतना जमे गफीर और ये एक नया ट्रेंड सेट करना, इस रवायत को ख़त्म करें, आगे बढ़ें, जलसे जुलूसों से आगे का सोचें। पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता इन अखराजात को, शाह खर्चियों को। ये पॉइंट होगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तान झूठ अफोर्ड, अब बात सुने, पाकिस्तान झूठ अफोर्ड नहीं कर सकता जो 3.5 साल की हुकूमत बोल बोल के इस मुल्क को तबाही के दाने पे छोड़ के गई। झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरी बात यह, लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, अपने कायद को देखना चाहते हैं, उनको रिसीव करना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। और एक ऐसी बड़ी जगह अगर लाहौर में मौजूद है मीनार पाकिस्तान, तो हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जब इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन कैंपेन को जब लीड करेंगे तो इंशाल्लाह चौथी मरतबा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आप भी इसी पाकिस्तान में हैं, हम भी हैं, और इंशाल्लाह ताला वो सुरखरू भी होंगे। अपने तमाम कानूनी केसेस से हर अदारे के सामने जाएंगे, हर अदालत में जाएंगे, हर कानून का सामना करेंगे। वो ना छुपते हैं, ना भागते हैं, ना मॉब को इकट्ठा करते हैं, ना डब्बा मुंह पे डालते हैं, ना बाल्टी मुंह पे रखते हैं लोहे की। वो सीधा सीधा जाते हैं। उन्होंने पेशियां बेटी का हाथ पकड़ के एहतसाब अदालत में इस्लामाबाद, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, मैं हर पेशी पे मौजूद होती थी। वो हर पेशी पे लाहौर से आते थे, चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कोई माह हो, वो लाहौर से आते थे और तारीख के बाद वापस लाहौर जाते थे। आपने देखा होगा एक दिन भी उन्होंने नाजायज तरीका इख्तियार नहीं किया कि जी 50,000 बंदे आ जाएं, उधर से हमला कर दें, उधर से कर दें। ये 9 मई के वाकयात वो नहीं पैदा करते थे। ये जिन्होंने पैदा किए वो कैफरे के दाव पे जाएंगे भी और भुगतेंगे भी इंशाल्लाह। लें जी, खुर्रम शहजाद विरक साहब, भाईजान जो भी बात है घुमा के लहरा के कहते थे मेरी जान को खतरा है। खुर्रम शहजाद विरक साहब, आपकी जान नहीं छूटने वाली, तो तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें। खान साहब को भी चाहिए एक पैगाम भेज दें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैसियत में नहीं है, वो पार्टी सियासत को छोड़ दें तो शायद बख्शे जाएं, वरना तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद भर नहीं आती। वो गालिब को फरमा गए ना। खुर्रम शहजाद विरक साहब, आप अच्छा, रोखड़ी साहब आपको आवाज़ आ रही है? सर रोखड़ी साहब, जी सर जी। अच्छा रोखड़ी साहब, कोई उम्मीद भर नहीं आती
तहरीक इंसाफ का यहाँ से निकलना, इस हालात से निकलना, और आपको लगता है कि माइनस ही होंगे, लिख चुका है लोहे कलम में, जो सियासत के लोहे कलम? देखिए, तहरीक इंसाफ का निकलना, जो अमल कर बैठे हैं ना, और जिस डायरेक्शन में ये लोग चले हैं, उसके बाद इन्होंने अपने वापसी का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। जो जिस रविश को अपनाकर इन्होंने अपनी हलाला भी ऑप्शन है सर, तलाक में भी हलाले की ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन भी नहीं आप छोड़। हलाला के बारे में वो मौजू ऐसा चला जाएगा कि हलाला को मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हरामा भी कहा, उन्होंने कहा ये हलाला नहीं होता। अच्छा, ये चले उस टॉपिक को छोड़ें, मैं उस पर नहीं जाना। मौलवी साहब बड़े हैं यहाँ पे मुल्क में। मैं लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, और वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हो, और उसके साथ लोग भी हों, और वो अपना ये अंजाम करे हटदर्मी से या गलत फैसलों से कि अपनी पार्टी लीडरशिप से लेके तमाम को कहीं का ना छोड़े। ये भी तारीख में शायद पहले कभी किसी ने किया होगा, लेकिन दिस इज व्हाट दे डिड टू देमसेल्फ। तो इन्होंने तो अपने लिए सारा कुछ खुद किया, किसी ने इनका नुकसान नहीं किया। इन्होंने अपने लिए हर चीज को खुद अपने ऊपर तारी किया, और उसके रिजल्ट पाकिस्तान भी भुगत रहा है, और पार्टी का जो हशर है वो आपके सामने है। ठीक, तो सर ये दिन ब दिन तो देखे ना, माफ़ी आपने देखा विद इन 2-3 इयर्स हमने नवाज शरीफ का भी रिवाइवल देखा, सब कुछ बदल गया। तो आपको नहीं लग रहा कि इस नहज के ऊपर ये बदलेंगे? और अगर ये नहीं बदलते तो वो अकेला बंदा जो कहता है कि आज भी दिलों की धड़कन हूँ मैं आवाम की, तो इस आवाम का क्या करेंगे फिर? सर मैं बताऊं, मैं तो पब्लिक में रहने वाला आदमी हूँ, कोई आवाम की धड़कन नहीं रह गया। अच्छा, ये कुछ लोग होते हैं जो किसी को कहेंगे आप आवाम की धड़कन है, आप नेल्सन मंडेला भी कुछ नहीं था आपके आगे। ये कुछ लोग होते हैं, और उनके लिए कहना, क्योंकि वो पार्टी वर्कर्स होते हैं, पार्टी वर्कर अपने पार्टी लीडर को हमेशा इसी तरह प्रेज करता है, कुछ में ज्यादा होंगे कुछ में कम होंगे, तो धड़कन कोई भी नहीं रह गया इस आवाम की। अवाम इज फेड अप। कोई कहे ना कि मैं इस वक्त अवाम की मजबूरी हूँ और अवाम की धड़कन में हूँ, या मेरे पे एतमाद है अवाम को, कोई क्लेम नहीं कर सकता। ये सारे वो हैं लोग जो सर, अवाम अगर इतनी फेडअप हो चुकी है इस सारे हालात में, देखें ना, एक बिजनेस चल ना रहा हो और उस बिजनेस में आप स्टार्टअप ले लें, तो आप तो इंसान तो बड़ा बेवकूफ़ होगा। तो जब अवाम का एतमाद सियासतदानों पर खो चुका, और पिछले दिन रिपोर्ट भी आई कि फौज का एतमाद 80% और सियासतदानों पर एतमाद तो 40% से भी कम है, ऐसे में आपने इस्तेकाम पार्टी बनाकर कोई अक्लमंदी की है सर? हाँ, अक्लमंदी की है। वो अक्लमंदी ऐसे है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया उन तमाम लोगों को जो कि एक मिलिटेंट पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और हमने अपने उन तमाम दोस्तों और भाइयों को कि जिन्होंने पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजारी थी, और वो एक शख्स के गलत डिसीजन की वजह से एंटी स्टेट नहीं होना चाहते थे, हमारे लिए लाजिम था उनको ये प्लेटफॉर्म देना भी और उनको संभालना भी, और हमने ये अच्छा किया। और लोगों को ये मौका दिया कि वो उस चीज की नफी करें, और उस एक्सट्रीमिज्म की या उस रास्ते की। और आज भी आपको बताऊं, जो लोग अभी तक उस तरफ मिले हुए हैं या उस तरफ खड़े हैं, हमारे तो दोस्त हैं, तमाम भाई हैं, उन सारों को भी मालूम है कि गलत हो चुका है, लेकिन वो एक ऐसे क्राइसिस का शिकार हैं कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इस शख्स ने या इसने को थोड़ा नुकसान तो नहीं किया, मुल्क का तो हुआ ही हुआ, लेकिन जो उसकी पार्टी के अपने लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की हुई थी, उन तमाम के लिए जो इश्यूज हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। तो हमने तो अच्छा किया भाई ये करके। आपने अच्छा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मुझे पिछले दिन खबर आई थी कि आप इंतखाबी निशान बैट के ऊपर जा रहे हैं, आप मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, ये खबर सही है? नहीं सर, नहीं, ये सिर्फ गॉसिप थी। और वैसे कुछ और अहबाब ने भी पूछा, मैंने कहा कि इसकी कहाँ से आपको किसने बताई, कोई किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा जी परवेज खटक साहब भी मांग रहे हैं, एक मार्केट के अंदर ये बात फैली गई कि जी परवेज खटक साहब भी बैट मांग रहे हैं, IPP भी बैट मांग रही है। बिल्कुल नहीं, हम तो पहले दिन से औकात की कोशिश में थे, और मेरे ख्याल में वो हो गया है। इकबाल के शाहीन, जी बिल्कुल, अच्छी बात है। इकबाल के शाहीन तो पता नहीं बने ना बने, लेकिन को गुजारा करें। अच्छा, गुजारा। इंतखाबी क्या मामलात लेकर जाएंगे? और इलेक्शन की डिमांड आपकी तरफ से नहीं जोर शोर से जारी कि इंतखाबात करवाओ भाई, करवाओ, क्यों नहीं है सर? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर स्टैंस है कि इदारे जो हैं हमने उनको मजबूत करना है,
और इदारों को हमने क्रिटिसाइज नहीं करना। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तमाम पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाल भी किया, उसकी पावर्स में इजाफा भी किया, और जैसे पार्टी बाहर आती हैं तो ये इदारों को हिट करना शुरू करती हैं। उसका नुकसान क्या है? इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपने लोगों की नजरों के अंदर उस इदारे को वैसे डैमेज कर दिया, फिर आप उसे कहते हैं हमें साफ शफाफ इंतखाब करा के भी दो। यानी मुझे आप रविश देखें कि जिस इदारे के साथ आपकी हर 10वें दिन मीटिंग हो रही है और आप उनके साथ बैठ के कोरस्पॉन्डेंस भी चल रही है और आप बैठ के सारी डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन आप पब्लिक नहीं करते, लेकिन आप उनको गालियां निकालते हैं पब्लिक के अंदर। ये भी एक ट्रेंड है। हम समझते हैं कि वी बिकम फेमस और वी बिकम मोर स्ट्रांग, या हम अपनी बहुत सारी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को हिट करना शुरू कर देते हैं। ये कल्चर का खात्मा भी जरूरी है। मैं आपसे अभी पूछता हूँ, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के बगैर आपका वो एक बीच में एक जमात है ना, जमात इस्लामी, जो किसी के साथ नहीं होती तो अवाम भी शायद उनके साथ उस तरह से नहीं होती, तो आप इस पॉलिसी को अगर लेकर चलते हैं, जो आपके मुझे बातों से नजर आ रहा है, पता नहीं आप आगे अलायंस तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकर चलते हैं तो कितने हद तक कामयाब हो जाएंगे, मैं पूछता हूँ आपसे। लेकिन खुर्रम विरक साहब भाई, लब्बे लुबाब ये है कि आप लोग तो नहीं बख्शे जाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, बड़ा सिंपल सा है कि आप लोगों को कैफरे किरदार तक इबरत का निशान बनाना है। लिख लें, बस इससे ऊपर बात नहीं करूंगा। वकास भाई, इस बात का मेरे रब को पता है, हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है। और जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने तो और भी बड़ी बातें की हैं, वो सुनी नहीं आपने, आप चले गए थे। मैंने सुन ली, वो लाइन थोड़ी ड्रॉप हो गई। तो इलेक्शन कमीशन का क्या उसका अल्टीमेट उसने क्या करना होता है? इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर वक्त के ऊपर साफ शफाफ इलेक्शन उसको कंफर्म करना होता है, वो उन्होंने यकीनी बनाना होता है। और अगर इलेक्शन कमीशन अपनी डेट नहीं देगी तो हम उसको फूलों के हाथ थोड़ी पहनाएंगे। हम यकीनन हमारे अदारे हैं, हम उनको कहेंगे कि आप इलेक्शन करवाएं, फिर उससे माफी मांगेंगे। हम क्यों नहीं उनके ऊपर बात करेंगे? जो लॉजिकल और रीजन की बात बनती होगी, हम हदूद में कयूद में रहते हुए हम लॉजिकल बात करेंगे। ये करना हमारा बुनियादी, हमारा कानूनी आईनी हक है, हम क्यों नहीं करेंगे? इससे पहले भी जब मेरी लाइन ड्रॉप होगी, मेरी बहन बात कर रही थी, तो ये 16 माह की गवर्नमेंट में कौन दहाने पे छोड़ के गया पाकिस्तान को? ठीक है, कौन पाकिस्तान की तबाही का बायस बना? इमरान खान। अच्छा, मुझे लास्ट जवाब देना है, फिर ब्रेक लेनी है। मुझे ये बता दें कि आप इलेक्शन का राग तो लापा हुआ है। इलेक्शन बंदों से लड़े जाते हैं और फौज भी बंदों की होती है, हवाई मखलूक तो कोई भी नहीं है ना, तो बंदे आपके पास कहाँ से आएंगे? एकदम से कौन पैदा हो जाएगा? क्या सेटअप होगा? जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर आप नया कट्टा खोल के रोना शुरू कर देंगे, भाई देखें हमें बंदे नहीं खरीदे, हमें टाइम नहीं दिया गया, हमारी जमात को नुक्कड़ लगाया हुआ। आपने रोते रहना बस। भाई सुने, आज से पहले ये था कि शायद इलेक्टेबल्स के बगैर कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, लेकिन अब यकीनन आपने पाकिस्तान में वेस्टर्न डेमोक्रेसी आ गई। थोड़ी देर पहले का इलेक्शन था, आपने देखा होगा इलेक्शन कि केपी में जो इलेक्शन हुआ, हमारे आम वर्कर, बिल्कुल आम सादे वर्कर जो थे, उनको टिकट दी गई, उनको मौका दिया गया और कितनी लीड के साथ वो जीते। ठीक सर। जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे वकला हैं, वो सब तैयार हैं। हमारे पास एक हल्कों में 20-20, 30-30 लोग हैं जो एप्लीकेंट्स हैं, जो टिकट्स लेने के लिए बेताब हुए पड़े हैं। चलें, मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं पार्टी पोजीशन, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पार्टी पोजीशन एंड पाकिस्तान पोजीशन एंड मुसलमान की पोजीशन ऑन इसराइल एंड गजा की जो बमबारी है और जो हालिया आज के दिन में रिफ्ट हुई है, उस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदेद। ताहिरा साहबा, मुझे बताइएगा, जो इस वक्त इसराइल के अंदर और सारा कुछ है इंटरनेशनल, हमारा जो आवाज़ें हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं उठती थी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, आज के इंसिडेंट के ऊपर आपका मौक़िफ़, पार्टी का मौक़िफ़? पार्टी का मौक़िफ़ तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब अमेरिका सालसी बना, आपको याद होगा, तो ये तय पाया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर के 2 रियासतें साथ साथ बनेंगी, फ़लस्तीन की भी और इसराइल की भी, और उसका बैतुल मक़दस जो होगा फ़लस्तीनी रियासत का, जो रियासत का दारुल खिलाफा होगा, वो बैतुल मक़दस होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल बदल गए इस मौक़िफ़ से
और उन्होंने ना ये मौक़िफ़ पूरा किया। यूएन के अंदर भी और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जो शराइत तय हुई थी उनसे वो बिल्कुल मुनहरफ हो गए और उन्होंने मुसलसल फ़लस्तीनियों को शहीद करना शुरू कर दिया। बैतुल मक़दस में जबकि मुसलमान नमाज अदा कर रहे होते थे वो हमले करते थे और बेशुमार शहादतें हुई रमज़ान के अंदर भी, नमाज ईद के साथ भी, और फिर जो साथ साथ वो पट्टी थी जिसके साथ वो फ़लस्तीनियों के घर थे उन सब को मिसमार कर दिया गया। और ये उस माहदे की सरीन खिलाफ वर्जी थी जो इजराइल ने तस्लीम किया था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि 2 रियासतें साथ साथ अलग अलग बनेंगी और एक फ़लस्तीनी रियासत होगी और एक हमारी होगी। और आपको पता है जब जुल्म बढ़ता है तो कब तक बढ़ता है, और फिर मुसलमानों ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर इन हिंदुस्तान जो है वो कर रहा है। उन्होंने इसी तरह कश्मीरियों के साथ साथ अपने हिंदू आबादी को आबाद करना शुरू कर दिया, उनके घर बन गए ताकि उनकी वोटर्स लिस्टों के साथ उनका भी इंदराज हो सके। इसी तरह बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ हुआ, उनके घर मिसमार किए गए, उन लोगों पे गोलियां चलाएंगी, उनके बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए। हमारे पास तो अल्लाह ताला के एक अतिया है शहादत, और उन कमबख्त यहूदियों के पास तो ये भी नहीं है कि जो मरते हैं वो मारी जाते हैं। उनके नसीब में तो शहीद होना भी नहीं लिखा गया। और फिर जब ये काम होगा तो इतना जब जुल्म बढ़ेगा तो आखिर फ़लस्तीनियों ने कुछ तो करना है ना, निहत्ते मुसलमान भी हों तो उनमें जज्बा तो होता है ना जिहाद का। लिहाजा ये इजराइल के साथ जो हमला हुआ है ये होना था, और ये उन तमाम माहदों की खिलाफ वर्जी का नतीजा है जो वो करके मुनहरिफ हुए और मुकर गए। मेजर रोखरी साहब, सर आप बताइए। हम इंशाल्लाह कश्मीरियों के, हमारी पार्टी का भी स्टांस है, हम कश्मीरियों के भी साथ हैं, हम फ़लस्तीनियों के भी साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक। फिर रोखड़ी साहब, एक तो ये जो जिस तरह मजदूर आते थे गज़ा से इसराइल की तरफ, वो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एहतजाज हुआ, वहाँ से ये रिफ्ट हुई, आज बमबारी उनकी तरफ से की गई, इसराइल ने बैकफायर किया और ज़्यादातर अमवात इस फ़लस्तीन के बेचारे नहीते लोगों की हुई है। और उसके ऊपर मुस्लिम उम्मा की जो इस वक्त नीम खामोशी सी है, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया, हम खुलकर, पाकिस्तान तो ठीक है लेकिन दीगर ममालिक खुलकर खड़े नहीं हो पा रहे। ये मसला तो आपको लगता है कि अब हल होगा, ये इब्तिदा है, या फिर ये माजी की झड़पों की तरह एक झड़प है, अमवात होंगी और बात खत्म? जनाब रोखड़ी साहब, जो अगर आप इसको देखें ना जी, फ़लस्तीन वाला ये जो है और इसराइल का ये जो इशू है, ऐसी झड़पों के बाद अमूमी तौर पर नुकसान भी पब्लिक को, आम मुसलमानों को होता है, और उसके बाद कोई ना कोई नई पॉलिसी वो फिर आती है तो वो उनके खिलाफ ही आती है। हमारा कंसर्न पहली चीज़ तो ये है कि ये जो जबर है या ये जो जुल्म है और ये जो जाहियत है ये नहीं होनी चाहिए, और उनको हक मिलना चाहिए फ़लस्तीनियों का अपना वतन या उनका जो पूरा एक मुआहदा है, यूनाइटेड नेशंस में भी उनकी पूरी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है, इसराइल का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर ज़्यादा है। अब रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन वो होना चाहिए कि जिसपे फ़ायदा हो कोई। अब आप हमारी तरफ देखेंगे ना, हम रिएक्शन में ऐसी बातें, ऐसे कलमात आम पब्लिक से कहे जाएंगे या कहलवाए जाते हैं कि जिनका फ़ायदा नहीं होता। 10 दिन गुजरने के बाद वो चीज़ वहीं खड़ी होती है। पाकिस्तान का कंसर्न इसलिए ज़्यादा बनता है कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है इस खित्ते के अंदर वो उस लेवल पर चला गया है कि फ़लस्तीन को तो इश्यूज है ही हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम्स कर रहा है इसराइल डायरेक्ट। अच्छा। तो जब इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं तो अब हमने क्या कर रहे हैं? हमने मोर मैच्योरिटी, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, अपने मुल्क को और ज़्यादा मजबूत करना है, और अपने मुल्क से वो तमाम जो वायरसेस हैं या ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, हमने उनका खात्मा करना है। तो ये इशू तो रहेगा, जब तक ये रहेगा इसके ऊपर तो प्रोसेसेस भी हैं, ये इशू रहेगा। लेट्स सी कब तक चलता है, तो इस पे मैं इतना ही कहूँगा जी। और जो आवाज़ें कोई ना कोई उभरती हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई बकवास बंद करो। अच्छा पता है क्या जी, ये जो हम कहते हैं ना तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, ये बन गए पॉलिटिकल हमारे ये न्यू लिबरलिज्म या मॉडर्निज्म की एक जमात है लोगों की। उसके अलावा भी ये हमारे बन गए पॉलिटिकल नारे। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी बुनियाद पर किसी लॉजिकल बात को भी करे तो वो जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स को इतना एंटाई कर चुके होती हैं और कुछ चीजें कि वो बंदा कर नहीं सकता। जी सर। कबूल करें ना करें वो है, आप हम माने ना माने, वो इसराइल मौजूद है।
अब हमने उसके साथ कूप अप कैसे करना है और हमने जो विक्टिम्स है उनका साथ कैसे देना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो बार ये ऐसी इस बहस पे फिर नहीं जाऊंगा कि मेरा यानी आम तौर पर लोग इस चीज को कॉम्प्रीहेंड करने से पहले गुमान की बुनियाद पर नए हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं कि देखिए ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक। खुर्रम शहजाद विरक साहब, आप कुछ कहना चाहें? यकीनन इसराइल के साथ बातचीत जो है वो फलस्तीन की आज़ादी के साथ मशरूत है। जैसे हमारा इंडिया के साथ जो हमारा जो मेन उनके साथ इशू है वो यकीनन कश्मीर का है। तो आप दुनिया में लोगों को दबा नहीं सकते, जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे बड़ा फेमस राइटर फिलोसफर रोसो की बात याद आ रही थी। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो इंसानों को हर तरफ से दबाया और इन पे जुल्म अजीम जिस तरह से फलस्तीनियों के साथ आज तक होते आए हमने देखे। हम अपने फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन के अलावा जहाँ पे पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे इधर दे आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कोई भी हो, जहाँ पे जुल्म होता है हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। जिहाद का यही मकसद है, यही है। मैं जिहाद को ये कहता हूँ कि जिहाद इवन के नॉन मुस्लिम के ऊपर भी फर्ज है। जिहाद नॉन मुस्लिम को भी देखना चाहिए और करना चाहिए। जिहाद है क्या? यकीनन जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ज्यादती के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़े होना। तो मैं यकीनन इसी बात के साथ यहाँ पे ये कहूँगा कि हमें अपने फलस्तीनी भाइयों का भरपूर साथ देना चाहिए और हमारी बातचीत इसराइल के साथ इसी वजह से आज तक के लिए उनकी आज़ादी के साथ मशरूत है, जैसे कि इंडिया के साथ कश्मीर की हद तक और कश्मीर की आज़ादी के साथ हमारी ये आज़ादी, हमारी उनके साथ बातचीत आज तक के लिए जो पेंडिंग जा रही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद विरक साहब, मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रुख और ताहिरा औरंगजेब साहबा। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।